हम्म। ये इस पे लगता है कुछ अपनापन पढ़ाने में ना। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ठीक ठाक हो आप लोग? अरे वाह यार, तुम दिल खुश कर देते हो, हैं? बढ़िया। जेएसएससी का पेपर कौन देगा तुम में से? तो तुम लोग दोगे? ओह वेरी गुड। तुम भी हो। 500 सवाल बना रहे हैं हम लोग पेपर वन के लिए, वो ले लेना आप लोग भी, उसको पढ़ लेना। जी जनरल इंजीनियरिंग के ना। 80 क्वेश्चन का है ना। तो 500 क्वेश्चन है इसमें, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। उनको पढ़ लेना। 80 में से 50-60 कर लोगे। बाकी एनएचपीसी कौन दे रहा है? बताओ। तू जाएगा? और जाएगा तो फिर टिकट विकट कराना, फिर चला जा। हम्म। और बिना सिलेबस पढ़े कौन कौन दे रहे हैं पेपर? दिस इज नॉट फेयर। किस लिए? पेपर देखने के लिए? कैसा आता है? अरे नहीं यार, पेपर सिलेक्शन लेने के लिए दो, देखने के लिए नहीं। चलो आपको शुभकामनाएं दे सकते हैं अभी। देखे देखो। जब मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल और बेटा मेजरमेंट, मशीन और पावर सिस्टम, और शैलेंद्र सर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल एनालॉग, जब हम ये दोनों मिलके 7-8 सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, फिर हम आपको मार्केट में भेजेंगे कि बेटा अब लड़ो जंग। जब हम ये लगभग 8 सब्जेक्ट करा देंगे आपको, तब हम बोलेंगे कि अप्लाई करिए, रिवाइज करिए। और जब कोई पेपर आता है तो मेरा फोकस रहता है बच्चों पर, रिवीजन का ही। जैसे एनएचपीसी का पेपर है तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, और एक क्रैश कोर्स है उधर। किधर है ये, जो क्या एड्रेस है? कल्याणगंज में। हाँ, तो उसमें एक जो बैच ए है, उसके बच्चे और जितने भी पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं 8 दिन कुछ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ और रिवीजन करवा रहे हैं बस। इसको बंद कर दो यार। बंद कर देना बेटा इसे। अच्छा, जैसे ये दरवाजा है, घरों में तो अंदर भी लॉक करने का लगा होता है, तो इनमें क्यों नहीं है फिर? अच्छा, चलो फिर पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई। आप तुम्हारे नाम जानता हूँ मैं। आपका क्या नाम है? योगेश? दुर्गेश? हाँ। क्या क्या पढ़ा है अभी तक? यार इसे मेरी क्लास से दिक्कत है क्या? अब तक बैठा हुआ था ये, कर क्या रहे हैं समझ नहीं आ रहा। क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हम्म। थोड़ा थोड़ा सा। ज्यादा क्यों नहीं? ज्यादा आप पढ़ोगे, वाह। यूट्यूब से? कौन सा?
2022 वाला, 22-23 वाला या 21-22 वाला? अच्छा। दुर्गेश। हम्म। क्या क्या पढ़ा अभी तक? ठीक है। TG2 के बैच में हो गया? तुम TG2 वाले हो? ओके ओके। ठीक है। मतलब चैनल पे विजिट की है आपने? हम्म। हम्म। ठीक है। तिवारी। हम्म। अच्छा। बढ़िया खिलाड़ी आदमी यार तुम। हम्म। प्रत्येक। क्या क्या पढ़ा अभी तक? हम्म। ये पढ़ लिए? सही है। आपका क्या नाम बेटा? हम्म। लक्ष्मी। बढ़िया। आपका? हम्म। प्रीति। ममता। हम्म। अंजू। दीपा। रीना। है? सुशांत। अजय। अभय प्रताप। हरिओम। भाई देहरादून में हरिओम नाम का एक बहुत अमीर आदमी है। मतलब हमारे जानने में ही। माइक बंद कर लो कभी। अनुज। तुम्हारी एज कितनी है? 19 ही है? छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, सही है। संदीप। मनीष। विष्णु। तेरा भी नहीं भूलेंगे भाई। अवधेश। शुभम। हाँ रवि। आशीष। हरीश। राहुल। प्रदीप। रवि। प्रवीण। इंद्रजीत। गौर। वो एक महिला का नाम है गौहर खान, वही वाला गौहर। एक कोरियोग्राफर भी है ना शायद। तुम्हें नहीं पता? चलो कभी हम वीडियो शेयर करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, नहीं पता तो जान जाओगे। आपका? सचिन। विशेष। अमन। हम्म। विनय। वीरेंद्र। गोविंद। सौरभ। दीपक। अभिषेक। शिवेश। सूरज। विवेक। राकेश। अक्षय। है? अखिलेश। धीरेन्द्र। रमेश। है? अखलाक। इसका विष्णु है, अभी तक वो याद हो गया मुझे। और इसका पीछे बैठा रवि है।
जब भी धीरे धीरे एक दो बार और पूछूंगा तो तुम्हारे नाम याद हो जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो हमसे ऑनलाइन यूट्यूब पे पहले पढ़े हैं? अच्छा, फिर तो सही है, फिर सिंक्रोनाइज करने में इसलिए दिक्कत नहीं, फिर आपको पता होगा। क्या हुआ, मुस्कुरा रहा है बहुत? अब हंसना मुस्कुराना बढ़िया बात है भाई। कुछ जीवन में कुछ है? कुछ जीवन में कुछ हरियाली है या वैसे ही नॉर्मली चला आ रहा है? चलो अभी तो नौकरी तलाश करो है। चलो आज का एक सेशन रखते हैं, और ये कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, जैसे आप हमें कहो कि सर एनालॉग पढ़ाओ, तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता एनालॉग पढ़ाना। लेकिन ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आप हमसे कभी भी पढ़ेंगे तो हम उत्साहित खुद भी महसूस करते हैं। जैसे मशीन और पावर सिस्टम में आप ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हिस्सा जो पढ़ते हो, वहीं पढ़ाता मैं पावर जनरेशन भी हूँ। लेकिन जो पावर प्लांट वाला हिस्सा है ना, जो रटवाना है, वो पढ़ाना मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। मतलब कि बोरिंग इन द सेंस ये है कि जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन स्विच गियर प्रोटेक्शन मशीन मेजरमेंट का बेसिक का या नेटवर्क का, ये मेरे कुछ फेवरेट विषय हैं। और कुछ मजबूरी के विषय भी मैं कभी कभी पढ़ा लेता हूँ, जैसे रिवीजन बेसिक का करवा लेता हूँ, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का या एनालॉग का रिवीजन करवा लेते हैं, पढ़ा लेते हैं कभी कभार। लेकिन उस एरिया में हम मानते हैं कि हमसे अच्छे से एक्सप्लेन शैलेंद्र सर कर लेते हैं। तो शैलेंद्र सर 7 या 8 तारीख तक आपके यहीं प्रयागराज में पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाएंगे। अभी सर का उधर डिजिटल चल रहा है एक बैच में, तो लगभग ख़त्म हो जाएगा। बाकी पीएलसी स्काडा बढ़िया टॉपिक है। हमने लगभग 10-15 बार पढ़ा दिया पीएलसी को भी। बाकी खींचने को तो हम सब कुछ खींच लेते हैं, लेकिन एक होता है उत्साह के साथ में, और एक होता है नॉर्मल ऐसे ही पढ़ाना। तो आइए मशीन पढ़ाते हैं हम आपको। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पास डाउट नहीं लेके आओगे। मैंने कहा कि, और ऐसा भी नहीं कि नहीं आता, जैसा डिजिटल है तो साइलेंसर से पहले डिजिटल में पढ़ाता था, और एक बैच में मैंने लास्ट टाइम भी पढ़ाया है। तो ऐसा नहीं कि आप सवाल नहीं लेकर आएंगे, डाउट आउट पूछ सकते हैं। मैंने इसलिए ये कहा कि जो मशीन पावर, ये कुछ 6-7 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उन्हें पढ़ाने में मज़ा आता है, एक अलग लेवल का आनंद होता है, हमें थकान भी नहीं लगती। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम पढ़ाने में इतना इंजॉय नहीं करते हैं, पढ़ाते जरूर है। वैसे हम ऐसे पढ़ाएंगे भी नहीं आपको जिसमें मजा ना आए, ना हमें ना आपको। पढ़ाएंगे वही जिसमें आनंद आए, जैसे पावर सिस्टम और बेटा आपका मशीन, बेसिक नेटवर्क मेजरमेंट पीएलसी स्काडा मैटलैब और सॉफ्टवेयर, ये हमारा एरिया रहेगा। तो मशीन का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, और आज और कल 2 दिन के सेशन में हम मशीन के ओवरव्यू को समझते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि अच्छा, मशीन मुश्किल नहीं है, इस चीज को दिमाग से निकाल दो। देखो बेटा, था क्या, जो ये शब्द है ये कोई ऐसा शब्द नहीं कि ये पहली बार आप सुनते हो। और ये आपसे हम जरूर बताएंगे भाई कि अब तक का तो हमें नहीं पता कि किसका क्या फेवरेट था, लेकिन ये कुछ विषय आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट रहने वाले हैं। जैसे बच्चे पीएलसी से भी डरते हैं, पीएलसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहुत शानदार टॉपिक और स्मूथ है। कैलकुलेशन भी नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं है। बस आपको अगर इलेक्ट्रिकल की थोड़ी जानकारी है तो आप एक अरेंजमेंट बैठा लोगे, थोड़ा कंप्यूटर का पोर्शन रहता है। वैसे ही देखो, जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करते हैं तो आपको ये समझना है कि जो मैग्नेटिज्म है, जो चुंबकत्व है, हमें इसके बारे में पहले जानकारी हुई। ऐसा नहीं कि पहले आए और इलेक्ट्रिकल मशीन बेटा बना दिया।
ऐसी कहानी सुनना कि देखो आते ही हमने तुरंत ये पंखा नहीं बनाया होगा, ना हमने आते ही जनरेटर बनाए होंगे कि भाई तुरंत जनरेटर बन गए होंगे, ना ये एग्जॉस्ट फैन बना होगा, ना हमारे छोटे मोटे जो मोटर आप देखते हो, जैसे आप वाइपर समझते हो गाड़ी के आगे, विंडो ऑटोमेटिक ऊपर हो जाती है, बच्चों के टॉयज में मोटर लगे होते हैं, ये भी घूमता है, इसमें भी मोटर है। तो मोटर हो या जनरेटर हो, ये कोई एक ही दिन में बनने वाली चीजें नहीं थी। क्या वो पहले हमारे सामने आई चुंबक, और चुंबक को आई थिंक 9th या 10th क्लास में एनसीईआरटी में इतना बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से। चुंबकत्व का मतलब ये था कि एक ऐसा पदार्थ जो किसी भी आयरन और उसके अयस्क को, आयरन ओर को अपनी ओर आकर्षित करने की एक क्षमता रखता है, वो चुंबक कहलाएगा। वैसे किताब में तो बहुत अच्छा एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ है। पैराग्राफ ये है कि एक बकरी चराने वाला, उसका नाम ही मैग्नेट था। बकरी चरा रहा था भाई, तो बकरी इधर उधर ना जाए, आप लोग भी जो गांव देहात के उनके लिए बड़ा कॉमन है, छड़ी रखते हैं, और छड़ी थोड़ा और मजबूत रहे आगे, लोहे की कैप वैप भी बना देते हैं, तार वार बांध देते हैं जिससे फटे ना बांस वास नॉर्मली। तो मैग्नेट एक्चुअली उस व्यक्ति का नाम था। तो जब ये अपना बकरी वकरी को कर रहा था, तो जब ये पत्थर पे टकराई, तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस हुआ। अब देखो ये हमेशा डिफरेंस है, ये हमेशा डिफरेंस है। अगर हमारे हिंदुस्तान में ऐसे पत्थर अट्रैक्ट कर लेता, तो हम भीड़ लगा देते, नारियल तोड़ने लग जाते और ये सब, है ना। तो क्या करें, अब हम लोगों का पूरा ट्रेंड उसी तरह का रहा है। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, और वहां से चुंबक का जन्म हुआ, इसीलिए उसको नाम दिया बेटा मैग्नेट। फिर देखो हमारी इलेक्ट्रिकल का जो जन्म है रियली में, वैसे वो इंडिया से ही है। आप एक शब्द समझते होंगे बेटा, रीठा। रीठा सिकाकाई, शैम्पू शैम्पू और बालों बुलों में भी धुलने में इस्तेमाल करते हैं। ब्लैक ब्लैक कलर में गोली जैसे भी आता है, जैसे दीवार दीवार पे रगड़ो गर्म हो जाता है, फिर हाथ पे लगा के देखो, है। हाँ, रीठा कुछ बोलते हैं उसे, और कभी मिलेगा तो हम दिखाएंगे आपको। इतनी ऐसी चीज नहीं कि महंगी है, कुछ नॉर्मल चीज है। तो उस पदार्थ में बेटा इलेक्ट्रॉन को खोने की, अपनी कक्षा से तोड़ने की बहुत अच्छी क्षमता होती है। इसलिए आप ये करते भी हैं, पता नहीं आप लोग बचपन में खेले नहीं, लेकिन अगर फंस जाए तो दीवार पे अच्छे से रगड़ा और किसी के हाथ पे लगा दो भाई, है ना, जलता था। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की खोज हमारे इंडिया से थी। फिर फॉरेन वाले ले गए, तो उन्होंने कहा ELEKTRON, तो इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर यूरोपियन कंट्री ने अपना ना कि के हटाओ, ELECTRON रख दिया, तो इलेक्ट्रॉन बन गया जी। तो जब हम लोग आगे बढ़े, तो हमारे पास में बेटा कुछ वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट देखने को मिले। मैं ये मानता हूं कि जितने वर्तमान में मोटर है, ये एक एक्सीडेंट की देन है। ओएस्टर्ड, बहुत फेमस साइंटिस्ट, आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, कि एक चुंबक के पास में बैटरी से कनेक्ट धारा बहने वाली जो तार थी, वो चली गई, उसके पास में रखा, तो इसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, बन गए मोटर। कैसे, व्हेन करंट कैरिंग, फिर उसी को लॉरेंट्स ने लॉरेंट्स फोर्स में परिभाषित भी किया है। मोटर कैसे बने, कि जब भी कोई धारा प्रभावित तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगता है। व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, बन गए मोटर।
ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। सारे मोटर उसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। बस किसी में टॉर्क उत्पन्न होने की कंडीशन थोड़ा डिफरेंट कर दिया, किसी में कुछ, जैसे एसी में सिंक्रोनस अलग है, इंडक्शन अलग है, लेकिन कहानी सब में यही है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर, तो बने मोटर। फिर फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, क्योंकि देखिए फेराडे का अपना एक योगदान है इलेक्ट्रिकल में। और योगदान क्या, देखो जितनी भी ये उत्पत्ति हुई है, जनरेटर जो बने हैं, वो सब उन्हीं के देन है। सेल बहुत पहले है, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी, ये बहुत पहली चीज है। जब जनरेटर नहीं थे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए वही एक सोर्स था, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी भी क्या, प्राइमरी। अच्छा जी, तो हमने ये देखा कि फैराडे ने ये कहा कि जब भी कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को काटे या मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को काटे, तो कंडक्टर में एक वोल्टेज उत्पन्न होने लग जाती है। बन गए जनरेटर। तो चुंबकत्व में, मैग्नेटिज्म में प्यारे बच्चों, हमें जो बेसिक नियम मिले हैं, हमने कहा देखिए इंजीनियर्स का काम क्या है। इंजीनियर्स का काम फैराडे के नियम को संतुष्ट करना बिल्कुल नहीं है। इंजीनियर्स का काम है कि देखो जी, फैराडे ने मेहनत कर लिया, ओएस्टर ने मेहनत कर लिया। टेस्ला जी को हम इसलिए सैल्यूट करते हैं कि एसी के अगर कोई देन है तो वो टेस्ला जी है। नहीं तो आज भी डीसी को ही डीसी डीसी हम लोग कर रहे होते हैं। तो उनका इलेक्ट्रिकल में एक अलग नाम है। हाँ, वो जरूर है कि आपकी किताबों में या फिर नोबल्स में उतना महत्व नहीं दिया गया है। उनके छोटे से पैराग्राफ में लिखा और छुट्टी कर दी। तो कम से कम थोड़ा ज़्यादा तवज्जो उन्हें मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से उनका काम रहा है। तो हमें ये नियम जो मिले हैं, हमने कहा देखो जी, हमें अब इन्हीं नियम को इस्तेमाल करना है और सामान इकट्ठा करना है। तो हमने कहा कि अगर हमें बिजली उत्पन्न करनी है तो फैराडे के नियम को फिर से पढ़ते हैं कि व्हेन कंडक्टर कट से फ्लक्स और फ्लक्स कट से कंडक्टर, या फिर ऐसे पढ़ सकते हो कि जब कोई कंडक्टर किसी चुंबक को काटता है या चुंबक किसी कंडक्टर को काटता है, तो भैया ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाती है। तो जरा सोचो, जब जनरेटर नहीं था तो हमने कुछ, जब फैराडे की हम बात कर रहे हैं, कुछ कभी ऐसा रहा होगा, इमेजिनेशन बढ़िया होना चाहिए, कुछ शायद ऐसा रहा हो सकता है इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहा हो या ज़्यादा बेकार रहा हो, कि एक चुंबक रही होगी और एक कंडक्टर रहा होगा, और कंडक्टर को हमने दोनों हाथों से पकड़ के शायद चुंबक के पास में ऐसे करके देखा होगा, तो हमें शायद हल्का फुल्का कुछ सेंसेशन या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झटका या हल्की सी जैसे चींटी काट ले कुछ महसूस हुआ होगा। क्योंकि फैराडे ने भी जबरदस्ती तो कुछ नियम नहीं बनाए। तो फिर हमने ये देखा है कि अगर हमें फैराडे के नियम को समझना है तो एक काम कर लेते हैं, हमारे घरों में सबके चुंबक होती है, और तार भी बहुत बड़ी बात नहीं है। तार हमने थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा कॉपर का या एल्यूमिनियम का तार को लीजिए और लपेट लीजिए, और उसके टर्मिनल पर आप एक छोटा सा बल्ब लगा दो। जो छोटे से बल्ब आते हैं ना, जो आपके नॉर्मल टॉर्च वॉर्च में लगते हैं, उसे लगा दो आप। और चुंबक को अपने हाथ में पकड़िए और एक हाथ में आप उस जो आपने तार लपेटा है और बल्ब लगाया है उसको पकड़िए। तो चुंबक के पास में ले जाकर आप उसको मूव कराने लगिए, तो आप ये पाएंगे कि इस तार में बिजली पैदा हुई है। ये मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि शायद कुछ ऐसा रहा होगा। और अगर जनरेटर आपके पास में नहीं है बेटा, और आपको फैराडे का नियम आता है, तो आप एटलीस्ट ये तो कर ही सकते हैं। दूसरा, आपने ये करके देखा कि सर तार को बांध देते हैं, तार को एक जगह रख दिया और चुंबक को आप जरूर अपना तेजी के साथ में इसके पास में ऐसे कट करने लग गए, बहुत दूर नहीं है ऐसे पास में। तो आपने कहा सर दोनों ही केस में बिजली उत्पन्न हुई है।
अब इससे थोड़ा सा हम आगे सोचते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ बनाएं कि हम ऐसे करने के बजाय, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन होता है वो बहुत आसान होता है, या जो रोलर मोशन होता है घूमने वाले, इसीलिए क्योंकि घूमने वाले में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, इसलिए साइकिल के पहिए, गाड़ियों के पहिए गोल बनाए गए हैं, क्योंकि रोलर घूमने वाला जो फ्रिक्शन है, घर्षण, वो कम है, तो हम बहुत कम फोर्स से बहुत अच्छा किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। तो फिर हमने कुछ ये व्यवस्था जोड़ी होगी कि काम कर देते हैं, ये हैंडल है, उस पर चुंबक को हमने लपेट दिया, ठीक है जी, चुंबक को इसी पे फिट कर दिया, और उसको हम लोग अपने हाथ से ऐसे घुमाने लग जाएं। तो हमने कहा ठीक है जी, बिजली तो बन रही है। फिर हमने थोड़ा सा और दिमाग लगाया, एक काम करते हैं जी, जब इसे हमें घुमाना ही है हैंडल से, तो यार देखो, पानी तो बह ही रहा है ना, और पानी अगर किसी घूमने वाली चीज पे गिरेगा तो उस पर बल लगेगा, वो रोटेट करेगा। तो फिर हमने हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में विचार किया होगा, क्योंकि थर्मल और न्यूक्लियर बहुत बाद की चीजें हैं। जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, आप थर्मल इंजीनियरिंग में अच्छा विकास हुआ, और जब हमें ये पता चला कि स्टीम भी बहुत अच्छा एक फोर्स लगाएगी, स्टीम से भी हम आराम से किसी भी चीज को, व्यवस्था को घुमा सकते हैं, तो तब जाकर हमने थर्मल के बारे में विचार किया। हमने सभी पावर प्लांट में अगर बेटा कुछ डिफरेंस देखा है, तो वो देखा है इसे चलाने के लिए फ्यूल में बाकी सबकी व्यवस्थाएं वही है, किसी में बड़ा जनरेटर, किसी में छोटा। तो यहाँ इस प्रकार से हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन धरातल पर आई है। ऐसा ही नहीं कि इलेक्ट्रिकल मशीन एक ऐसा विषय है जिसे आप रिलेट ना कर सके, मैं बोलता हूँ ये इतना प्यारा सा सब्जेक्ट है, आप हर चीज इसमें रिलेट कर पाएंगे। फिर हमने जब थोड़ा आगे बढ़े, हम 10-20 साल और आगे पहुंचे, तो हमें ये देखने को मिला कि यार इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जब भेजेंगे तो वायर तो लगाने पड़ेंगे। तो हमने वायर जो भी उचित रहा, वो हमने वायर सेलेक्ट किया, और हमने ये पाया कि अगर हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा तो है नहीं कि अकेला ही व्यक्ति कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं, किसी का एरिया कुछ और होता है, किसी का एरिया कुछ और होता है। तो जब एक्सपेरिमेंट ये किया, तो ये पाया कि जितना भी हम हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करेंगे उसके उतने ही फायदे हैं। कैसे? हम पतले कंडक्टर से बिजली को ट्रांसमिट कर पाएंगे, दक्षता बढ़िया होगी, लॉसेस कम होंगे, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा। कुल मिला के छोड़ो, हमने कहा फायदा है, यदि वोल्टेज को आप बढ़ा दें तो फायदा होगा। तो हमने निर्माण किया बेटा ट्रांसफार्मर का, लेकिन ट्रांसफार्मर में भी हमने ये ध्यान रखा कि भैया ट्रांसफार्मर भी फैराडे के नियम पर ही काम करता है। ट्रांसफार्मर बाकी कुछ नहीं, फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पर ही काम करता है। तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर का निर्माण किया। फिर हमने कहा देखो यार, घरों में तो हमें नॉर्मल ये पंखा, टीवी, फ्रिज ही चलाने हैं, तो हम हाई वोल्टेज का क्या करेंगे? तो हमने फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में विचार किया। और यहीं से जब हम चलते हैं इंडस्ट्री की ओर, तो इंडस्ट्री में जहाँ काफ़ी कुछ मैन पावर की आवश्यकता हमें होती थी, बेटा आज वहाँ मैन पावर कम से बहुत इफेक्टिवली काम हो रहा है। आज आप देखते होंगे जिन मशीन पर प्रॉपर आप कटिंग टूल्स लगाकर कटिंग कर रहे हैं, अलग अलग शेप में, पूरे डायमेंशन के साथ में आप हर एक चीज को बना पा रहे हैं। पहले वो चीज जब मैन पावर के द्वारा तैयार की जाती थी तो बहुत ही डिफिकल्ट काम था। आज आप इंडस्ट्री की ओर जाते हैं, चाहे आप इस गाड़ी का एक एक इक्विपमेंट डिवाइसेस की बात करें, इसमें चलने वाले, या इस साफ्ट की भी बात करें आप जिस पे टंगा हुआ है, तो जितने भी कटिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज पर, कटिंग लेथ मशीन है, सीएनसी है, पीएलसी है, अपने चल रहा है, सब ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन इस ऑटोमेटिक होने में
एक ब्रांच का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है और वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। आज आप रोबोटिक्स के बारे में सोच पा रहे हो, बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या बिना इलेक्ट्रिकल मशीन के आप रोबोटिक्स को नहीं बना सकते। आज आप चंद्रयान 3 की बात कर रहे हो, बढ़िया है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेज दिया, लेकिन बिना इलेक्ट्रिकल मशीन्स के आप चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल ना सोच सकते, ना डिजाइन कर सकते। अलग अलग एरिया में दूरी तय करने के बाद अलग अलग हिस्सा अलग होकर फाइनली एक रोबोट जब चांद की सतह पर उतर के मूव करेगा, तो दोस्त ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल मोटर्स की देन है, बाकी किसी में दम नहीं। और सोचकर देखिए, आपने इतना अच्छे से मोटर को डिजाइन किया है, आप प्रोग्रामिंग यहां करेंगे लेकिन वो रिएक्ट वहां करेगा। आप आज रोबोटिक्स की बात कर रहे हो, कुछ दिन में शायद 5-7 साल में इतना एडवांस होंगे कि इंसानों के काफी काम को, अभी भी हाई फाई ऑफिस में रोबोटिक्स ठीक है, पानी देना, कोई भी बेसिक जो नीड्स है उन्हें सामान समून देना, खाना खुना करना, लेकिन सोचकर देखो, अगर इसे पानी उठाना है तो ऐसे तो है नहीं कि पानी उठा के सीधा देगा। भैया पानी उठाएगा तो जैसे मैं मूव कर रहा हूं हाथ को, वैसे सेम ये, तो अलग अलग एक्सिस पर मूव करना, वो मोटर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ताकत है। आप ये ना सोचे कि इसरो ने चंद्रयान 3 को भेज दिया, इसमें हमारा रोल नहीं है, तो पूरा का पूरा फिजिक्स वालों ने रोल अदा कर लिया, मैकेनिकल वालों ने कर लिया होगा, जहां से लॉन्चिंग होती है सिविल वालों ने बेस बना दिया होगा। नहीं, मेजर रोल आप ही लोगों का है, मेजर रोल आप ही का है। सप्लाई भी तो मिलनी चाहिए ना। तुम चांद पे जाके रोबोटिक्स चलाने की बात कर रहे हो दोस्त, तो हवा से तो नहीं चलेगा, अभी तो हमें वो भी पता नहीं कि चांद पे ऐसा कुछ है नहीं है, तो भैया उसे सप्लाई कहाँ से देंगे? वो भी व्यवस्था एक इलेक्ट्रिकल वाले ने ही तो की है। तो जिसमें आप पढ़ते हो उस पर तो प्राउड होना चाहिए। और चंद्रयान 3 में हम तो पूरी तरीके से मानते हैं कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल डेफिनेटली होगा, और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है, जिस कम्युनिटी को आप सभी लोग रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इलेक्ट्रिकल मशीन बेटा, आप अपने आसपास की चीजों में अगर देखेंगे तो आसानी से आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा। हमें छोटी चीजों को एब्जॉर्व करना है। सर ये ऐसे रोटेट कर रहा है, तो मैं कौन सा मोटर डिजाइन कर रहा हूँ? सर ये चल रहा है तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सर इसका वर्किंग क्या होगा? सर मैं आटा पिसवाने के लिए गेहूं लेकर आटा चक्की पर पहुंचा सर, बड़ा सा एक मोटर रखा होता, सर वो कौन सा मोटर होगा? तो होगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर होगा। सर मैं घूमने के लिए एक पावर प्लांट पर विजिट करने गया, थर्मल पावर प्लांट पे, सर बिजली बन रही थी, वो किस व्यवस्था से है? तो आपने शायद थर्मल पावर प्लांट में आपने सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर को देखा होगा। आप कहीं पर पानी से बिजली बन रही है तो आपने यहाँ हाइड्रो में साइलेंट पोल टाइप को देखा होगा। आपने गाड़ी के शीशे ऊपर नीचे करने में बेटा पीएमडीसी परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर को देखा होगा। आपने हाइस्टेसिस मोटर, आपने सेडेड पोल मोटर देंगे, रिले और इसमें सेडेड पोल मोटर आप देखते हैं, रिलक्टेंस मोटर आप देखते हैं। यही चीजें हमें यहाँ पर सीखनी है और पढ़नी है। ट्रांसफार्मर की बात करें, जैसे बाहर जाएंगे आपको ट्रांसफार्मर दिख जाएगा, आपके घर में भी ट्रांसफार्मर सिंगल फेज, कहीं पर भी नॉर्मली किसी भी डिवाइस में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा होता है, वो आपको दिख जाएगा। बाहर जाएंगे 3 फेज आपको दिख जाएगा। सुरक्षा के लिए थोड़े थोड़े पोल छोड़कर आपको सीटी पीटी भी दिखाई दे जाएंगे, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो इलेक्ट्रिकल मशीन की अगर हम लोग बात करें तो बेटा एक ही चीज का रोल है, और प्यारे बच्चों वो होता है चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। तो देखिए, जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में विचार करते हैं तो मैग्नेटिज्म हम ये देखते हैं सबसे पहले कि देखिए जी, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। चुंबक में 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ है और एक हमारा साउथ पोल है।
अब ऐसे सोचना तो ये भी चाहिए था कि सर ये नॉर्थ और साउथ कैसे है, और सोचना तो कभी ये भी चाहिए था, अगर ज़्यादातर देखें इंडिया में तो हम लोग कुछ ये बोलते हैं कि यार कभी नॉर्थ की साइड में सर करके सोना नहीं चाहिए। मतलब नॉर्थ साइड जो, नॉर्थ और साउथ को हम अच्छा नहीं मानते। अलग अलग एरिया की अलग अलग भ्रांतियाँ हैं। टेक्निकली हम सोचें अगर नॉर्थ से साउथ आप सोते हैं तो बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो अपना अंधविश्वास। सिर्फ इसका होता यह है कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को अलाइन कर रही होंगी नॉर्थ से साउथ की ओर। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा आवर सोते रहें और हम तब भी फ्रेश फील ना करें कि अच्छा सा नहीं लग रहा है यार कुछ। तो बाकी और कोई रीजन नहीं था, तो नॉर्थ से साउथ, क्योंकि यार चुंबक तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ पर भी तो है, अर्थ पर भी नॉर्थ और साउथ आप बोलते हो, पोल तो वहां भी है। वही हमारे ये क्या है, नॉर्थ और साउथ। देखो अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है ना। अर्थ ऐसे नहीं है, अर्थ ऐसे अपने एक्सिस पे ना 23.5। तो उसी प्रकार से जब भी आप किसी चुंबक को फ्रीली धागे में बांध के छोड़ते भी है ना, तो वो चुंबक भी 23.5 पर एंगल बना लेती है। तो बेटा ये कहते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है। क्या लिया जी हमने, नॉर्थ से निकलकर साउथ पर। और इसके अगर अंदर की हम बात करें बेटा, तो अंदर में ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है प्यारे बच्चों, ये हमारी साउथ से नॉर्थ हो गई। तो अब देखो जो हमने ये बोर्ड पर बनाया ना, पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन और पूरा पावर सिस्टम सिर्फ इसकी देन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है साहब। अब यही चीज हमें सीखनी है। तो देखो जी आप एक शब्द सीखते हो बेटा, फ्लक्स। फ्लक्स रियली में होता यह है कि एक वेबर हम किसे कहेंगे, तो हम ये कहते हैं कि एक वेबर जो फ्लक्स है वो 10⁸ जो हमारी फील्ड या फोर्स लाइन ये है, उसे हम एक वेबर कंसिडर कर लेते हैं। वैसे फ्लक्स की जो परिभाषा है, नॉर्मली हम ये सीखते हैं कि नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों की कुल संख्या को फ्लक्स कहते हैं। जब हम मैग्नेटिज्म वगैरह डिटेल में पढ़ा रहे होंगे आपको तब लिखाएंगे, ये अभी लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेटा एक वेबर बराबर 10⁸ फोर्स लाइन। प्यारे बच्चों इसे कई बार फील्ड लाइन, फोर्स लाइन, कई बार हम लोग मैक्सवेल भी लिख लेते हैं। देखो एक बहुत बढ़िया चीज ये है, ये जो हमने मैक्सवेल दिया है, जनरली मैक्सवेल भी काफी फेमस साइंटिस्ट हुए हैं, और मैक्सवेल जी ने एक काम बहुत शानदार किया है कि जो हमारे बेसिक नियम थे, जैसे फैराडे ने दिया, गॉस ने दिया, एम्पियर्स ने दिया, इन नियम को मैक्सवेल ने ये नहीं कहा कि ये मैंने बनाए, मैक्सवेल ने ये नहीं कहा कि ये मैंने बनाए, मैक्सवेल ने कहा ये एम्पियर जी ने ही बनाया। इन्होंने कहा गॉस लॉ है, हाँ जी गॉस जी ने ही बताया। तो मैक्सवेल जी ने इन्हीं में कुछ मॉडिफिकेशन करके इनको दो अलग अलग रूप में परिभाषित किया है, एक डिफरेंशिएट फॉर्म और एक इंटीग्रेट फॉर्म। तो यहां से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये है कि मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन क्या बताती है, सेकंड इक्वेशन क्या है, या मैक्सवेल की थर्ड क्या है, या फोर्थ क्या है। तो चार लिखते हैं हम, डिफरेंशिएट फॉर्म में भी और इंटीग्रेट। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन, और बेटा इंटीग्रेट मतलब समाकलन। तो मैक्सवेल जी ने चार अलग अलग तरीके से बेसिक नियम जो दूसरे वैज्ञानिकों ने दिए उनको परिभाषित किया है। तो इसीलिए भैया यहां पर हमने रख दिया जी 10⁸ मैक्सवेल। बच्चों आप एक ये शब्द भी देखते हैं, देखिए फ्लक्स डेंसिटी।
फ्लक्स डेंसिटी जिसे आप बी से डिनोट किया करते हैं, तो जनरली आप ये कहते हैं कि इट डिनोट्स द फ्लक्स पर यूनिट एरिया, या आप ये कह सकते हैं नॉर्मली और सिंपल करना है कि किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक निर्धारित क्षेत्रफल में उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की लाइनों को हम लोग क्या कहेंगे जी? फ्लक्स घनत्व कहेंगे। इसीलिए बेटा इसे हम B बराबर में फाई अपॉन ए कहने लग गए। इसे हमने वेबर पर मीटर स्क्वायर कहा। ठीक है जी, इसे हमने फाई अपॉन ए वेबर पर मीटर स्क्वायर। पढ़ाते समय तो हम ये भी लिखाएंगे कि देखो बच्चे गलती कहाँ होती है। रियल में बी बराबर ये फाई बराबर में बी ए साइन थीटा आता है या कॉस थीटा आता है, दोनों सही है, लेकिन इसे लिखते समय एक्चुअली आपने एंगल लिया कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, उसके हिसाब से हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी क्या है, बी बराबर फाई अपॉन ए। देखिए जी, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। टेस्ला मैं आपको जिक्र कर ही रहा था कि काफी फेमस रहे हैं। एसी जो हमें पढ़ते हैं ना, साइनसोइडल और एसी, ये देन है टेस्ला की। इसे कई बार हम 1 वेबर पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखते हैं बेटा, तो इसके बराबर टेस्ला नहीं लिखना है। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर हमेशा याद रखिए, ये हम क्या लिखेंगे जी? टेस्ला है। गोस रहने दो, 10 की पावर 4 है, वो बाद में लिखाऊंगा आपको। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गोस, वो बाद की बात है जब डिटेल में आपको बताऊंगा। अब देखिए एक आता है बेटा यहां पर मैग्नेटाइजेशन फोर्स। मैग्नेटाइजेशन फोर्स जिसे हम H से डिनोट करते हैं, और कई बार इसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख लेते हैं। बेटा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का नाम भी दे देते हैं। तो क्या है जी ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी? देखिए बच्चों, जब भी हम लोग कोई चुंबक लेते हैं तो चुंबक में पोल की अपनी एक ताकत होती है। नॉर्थ पोल, इस पोल की अपनी ताकत है, इस पोल की अपनी ताकत है। अगर समान ये चुंबक है तो फिर नॉर्थ और साउथ की बराबर ताकत है। चुंबक की ताकत का अंदाजा लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा है या कम है। तो हम लोग क्या एक शब्द लेते हैं एम, और बेटा ये होता है पोल स्ट्रेंथ। तो हम कैसे लिखेंगे कि भाई पोल स्ट्रेंथ का मतलब हम ये समझेंगे कि ये किसी भी पोल की एक ताकत है जी, अपनी ओर खींचना या दूर भेजने की एक ताकत है। पोल स्ट्रेंथ हमने ये कहा। बेटा ओरिजिनल ये होता है H बराबर में फोर्स अपॉन में पोल स्ट्रेंथ, ये होता है जी। तो F अपॉन में M, न्यूटन पर वेबर। ये भी बड़ी शानदार यूनिट यहां से मिल जाती है, F बाई M। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजेशन फोर्स कहने के लिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिफरेंट चीज को दर्शाती है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बेटा डिफरेंट चीज को दर्शाती है। फिर एक शब्द यहां पर आता है, देखिए बहुत नया सा शब्द रहता है बेटा, मैग्नेटिक पोटेंशियल। क्या रहता है बच्चों? मैग्नेटिक पोटेंशियल। प्यारे बच्चों दिमाग में रखिए, मैग्नेटिक पोटेंशियल जो रहता है, लाइट नहीं आई क्या अभी तक? संदेश दे के आना अंदर की
ये लाइटें वाइटें वहां जो देखिए जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल नॉर्मली हमने वीएम से डिनोट कर लिया। इसका मतलब है मैग्नेटिक पोटेंशियल। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल देखिए क्या होती है, वीएम बराबर में बेटा डब्लू अपॉन एम। डब्लू है वर्क। जैसे आप नॉर्मली विभव पढ़ा आपने, विभव वोल्टेज। तो जो विभव होता है, जो वोल्टेज होता है, जिसको आप नॉर्मली कई बार पोटेंशियल के नाम से जानते हैं या वोल्टेज के नाम से जानते हैं, वो होता है डब्लू बाई क्यू। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल की। बच्चे यहां गलत करके आ जाएंगे कि अगर सवाल पूछा है मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूनिट बताइए, वो वोल्ट ही मार्क करके आ गए, जबकि मैग्नेटिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट नहीं है। वोल्टेज जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते, जो नॉर्मली आपको सिखाया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से, जिसे आप वी से ई से दर्शाते थे, उसकी यूनिट है वोल्ट। ये हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल। और बेटा इसका फॉर्मूला ये है वर्क अपॉन में पोल स्ट्रेंथ। तो क्या बनेगा, जूल पर वेबर। ये मिल जाएगा हमें जूल पर वेबर। ये तो हमारी किसी भी चुंबक के लिए जरूरी चीजें हो जाती है। एक शब्द आप देखते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा बता दूं क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी। परमेबिलिटी। देखो जी, इलेक्ट्रिकल में बेटा आप कंडक्टिविटी तो पढ़ते होंगे। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जो कंडक्टिविटी नहीं पढ़ता भाई। चालकता। कंडक्टिविटी रियली में क्या बताता है? अरे कंडक्टिविटी या चालकता क्या होती है? देखो, किसी भी पदार्थ की एक ऐसी विशेषता जो धारा के बहने को आसान मार्ग प्रदान करती हो। अगर बेटा चालकता अच्छी है, कंडक्टिविटी अच्छी है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत अच्छी धारा बह जाती है। और प्यारे बच्चों, अगर रजिस्टिविटी हाई है, तो इसका मतलब होता है कि ज्यादा धारा नहीं बहती। यानी कि रजिस्टिविटी हाई का मतलब है धारा के बहने का अपोज करना। राइट जी। तो देखिए, इसी प्रकार जैसे हम इलेक्ट्रिकल में करंट के लिए रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कहते हैं, अगर मैं ये लिखता हूं कि हाई कंडक्टिविटी, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई अच्छी धारा बहेगी। तो वैसे ही बेटा मैग्नेटिक सर्किट यानी चुंबक में काम होता है, देखिए परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी को कई बार हम मैग्नेटिक कंडक्टिविटी के नाम से भी जान जाते हैं। क्या? मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। तो हम कहते हैं कि देखो, अगर परमेबिलिटी अच्छी है, हाई परमेबिलिटी, तो आप तुरंत कहेंगे कि सर इसमें बहुत अच्छा चुंबकीय फ्लक्स हो सकता है। तो जैसे हम लोग परमेबिलिटी लिखेंगे, तो बेटा इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी। तो ये या ये लिख लीजिए कि ये क्या डिनोट करेगा, देखिए फ्लक्स का एक इजी सेट हो जाना। अगर परमेबिलिटी अच्छी है, तो फिर इसका मतलब है कि ये अच्छा फ्लक्स सेट करवाएगा। अब देखिए जी, इसी कुछ चीजों पर हम लेंज के नियम को आपको समझाते हैं, क्योंकि लेंज का नियम अपने आप में ऐसी कहानी को बयां करता है जो बच्चे नॉर्मली रट के आते हैं। जिससे देखो बेटा, आपको एक चीज बता दूं कि जब समान पोल होते हैं, तो उनके बीच में रिपल्शन फोर्स लगता है। और जब हमारे डिफरेंट पोल होते हैं, जैसे बेटा
तो प्यारे बच्चों यहाँ देखना है, अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है और यहाँ भी नॉर्थ और साउथ है, तो ये इसको अपने से दूर भेजेगा और ये अपने से दूर। तो बेटा यहाँ होता है रिपल्शन फोर्स, प्रतिकर्षण बल। और अगर अपोजिट पोल हुआ करते हैं, जैसे N और S और यहाँ पर S और N, तो बेटा ये क्या करेगा, देखो दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स। तो देखिए हमारे पास में एक छोटा सा नियम है जी, लेंज का नियम। एकदम अलग तरीके से पढ़ाते हैं आपको। लेंज का नियम देखिए ये क्या है। लेंज का नियम जनरली ये बताता है कि किसी भी कंडक्टर में, क्योंकि लेंज का नियम बहुत खास है बेटा, ट्रांसफॉर्मर बिना लेंज के नियम के आप सोच भी नहीं सकते, यहाँ तक कि इंडक्शन में भी इसका रोल आएगा। लेंज का नियम ये होता है कि किसी भी कंडक्टर में उत्पन्न होने वाले वोल्टेज की दिशा कुछ इस प्रकार लेनी है कि वह उसी कारण का विरोध करे जिससे उत्पन्न होता हो। क्या बताया जी, किसी भी कॉइल में, भाई कॉइल तो समझते हो ना, जब हम तार वार लपेट लेंगे, किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली या उत्पन्न होने वाली वोल्टेज की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे उत्पन्न होता है। अच्छा जी, तो बेटा लेंज का नियम कुछ ये समझिएगा, हमारे पास में ये हमने यहां से बाइंडिंग किया जी, यहां से बेटा हमने सप्लाई दिया बच्चों, यहां से इसमें धारा गया, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाता है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस हमने दिखा दी भाई बच्चों ऐसे। अभी हमने ये किया कि देखो इसकी ये जो पोजीशन है ये हमने फिक्स रखा हुआ है, और ये भी बेटा अभी हमने फिक्स कर दिया। फिक्स यानी कि कोई मोमेंट नहीं इसमें। तो हमने कहा ये जो कॉइल हम बना रखी है हमने, देखिए इसमें कोई भी वोल्टेज अभी उत्पन्न नहीं होगी। क्यों नहीं, देखो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा, क्योंकि फैराडे का नियम क्या था कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटे, अब काटेगा तब ये जब किसी एक की पोजीशन में कुछ परिवर्तन होगा। अगर बिना काटे उत्पन्न हो जाता तो फिर जनरेटर को घुमाने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने कहा जी अभी तो इसमें चलो पी का मान नहीं हुआ। देखो जी हमने ये किया, बेचारे की हालत ज्यादा ही लग रही ना जो किसके। माने ये एन है और ये ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस अपना वही नॉर्थ से साउथ की तरफ अपना चली गई जी। और ये जो चुंबक है हम इसे, या जो कॉइल हमने बना रखी है, हमने बेटा इसमें इस तरफ को मूवमेंट कर दिया, हम इसके पास में ले आए इसको, मतलब इस तरफ से हम इस तरफ लेकर गए। जब हम इसे ऐसे करेंगे तो इसमें वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी। तो हमने क्या किया बच्चों कि हाँ सर इसमें ई कुछ अपना इंड्यूस्ड हो गई। तो लेंज का नियम ये कह रहा है कि आप जो ये ले वोल्टेज, इसकी पोलैरिटी कारण का विरोध करती हुई लेनी है। एक बात बताइए यार बच्चों कि अगर हम कारण तलाशे, कारण क्या था, वाह, देखा ये है ना लेंज का नियम।
हाँ, अगर हम कारण तलाशे तो कारण है ये, यानी इस कॉइल का इस तरफ जाना। ये मशीन नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन मशीन में काम आती है चीजें। कारण क्या है? इस तरफ को जाना जी, कि यहां से इस तरफ। तो इसकी पोलैरिटी हमें लेनी है कारण का अपोज करने वाले। तो देखो, कारण का अपोज यानी कि ये चुंबक को या इस कॉइल को जब हम इस तरफ लेकर आए तो इसका अपोज करना है। तो ये बताइए, अगर ये एन है और एस है तो अपोज करेगा कि नहीं? देखो, कारण था इसका पास में आना ये, तो ये कह रहा है कि इस कारण का अपोज करने का मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जो इसको धक्का देकर बाहर करने की कोशिश करे, यहां से इसको यहां से दूर भेजने का प्रयास ये करे। तो ये लेंस के नियम के अनुसार इस तरफ एन रखना था और इस तरफ एस रखना था। नेक्स्ट ये है कि माना बेटा यहां पर ये कोई भी अपना कॉइल हमें दिए बेटा, हमने बना दिया। अब हमने कहा चलिए ठीक है जी, इसको यहां से हम दूर लेकर चले जाते हैं। हमने कहा बेटा दूर लेकर जाते हैं। तो अभी यहां देखनी है जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी कहानी क्या है जी। ई कुछ इंड्यूस तो होगा, फिक्स तो रखा नहीं, यहां से दूर भेज दिया। हमने कहा अगर हम फिक्स रखते तो वोल्टेज इंड्यूस्ड नहीं होते, लेकिन अगर मूव करेंगे तो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। हमने कहा जी इस तरफ लेकर गए तो इंड्यूस्ड हुआ, इस तरफ खींच के इस तरफ ले आए तो इंड्यूस्ड हुआ। ये आपने ले रखा है यहां एन और ये एस। तो हमने क्या कहा जी, देखो इसका कारण क्या है वोल्टेज इंड्यूस्ड होने का? कारण है इसका यहां से दूर जाना। तो ये कारण का विरोध करेगा। कारण का विरोध कैसे करेगा? कि अगर ये दूर जा रहा है तो भाई ऐसा बल लगाएगा कि खींच के वापस लाए। तो अगर ये कारण क्या है, दूर जाना, तो ये चुंबक इसे यहां से एक ऐसा फोर्स लेगा जो इसे खींचने की कोशिश करेगा। तो अगर ये एन है तो इसमें क्या है, एस और एन। ये नॉर्मली हमारा लेंज का नियम है। ये हमारा नॉर्मल है बेटा, लेंज का नियम है। क्या करना है कि कारण तलाशना और कारण का विरोध करना है, और कुछ नहीं। हमने क्या कहा कि लेंज के नियम का मतलब यह है कि किसी भी कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली वोल्टेज कुछ उस डायरेक्शन में लेनी है कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उत्पन्न होती है। तुमने कहा ठीक है सर, यहां तो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने दो कॉइल को अपना रख दिया जी। यहां पर जो कारण हमने तलाशा वो ये क्या है, यहां से कॉइल का पास में जाना। तो इसकी पोलैरिटी ऐसी लेनी है कि भैया ये इसे अपने से दूर भेजें। तो ये एन लेना पड़ा, ये एस लेना पड़ा, क्योंकि सेम पोल रिपेल करेंगे। ये इसे दूर धक्का देगा। यहां पर हमने इस तरफ ले आए तो कारण क्या हुआ बेटा, इसका इस तरफ जाना। तो ये कहेगा नहीं जी ये दूर गया है, अपनी तरफ को फोर्स लगाएगा। ये कहां, एस और एन। एस इसलिए क्योंकि ये एन इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये होता है हमारा लेंज का नियम। बताइए जी, कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लोगे लेंज के नियम पर अगर कुछ सवाल वाल आए तो? तो पहली बात यह है कि लेंज का नियम हम बेटा ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर हम लोग स्टैटिक उत्पन्न ईएमएफ या स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। दो प्रकार से फैराडे का नियम बेटा काम करता है। एक होता है स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। स्टैटिक मतलब जहां
कोई घूमने उमने वाला कुछ था नहीं, जैसे ट्रांसफॉर्मर था। और डायनामिक, जब हम जनरेटर की बात करते हैं देखो, तो जनरेटर में आपने देखा होगा कि रोटर है जी, अपना रोटेट कर रहा है जी, स्टेटर अपना रखा हुआ है जी। तो वहां पर डायनामिक, डायनामिक मतलब गति करने वाला कुछ। तो लेंज का नियम हमारा ट्रांसफॉर्मर में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा ये। मतलब ट्रांसफॉर्मर में पूरी कहानी ही इस पर आधारित है। देखो जी, अभी एक छोटी ही चीज और सिखाते हैं आपको। कर लोगे लेंज के नियम? क्या है लेंज का नियम? किसी भी कंडक्टर या कॉइल में इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसे लेनी है कि वह उसी कारण का विरोध करेगा जिससे उत्पन्न होती है। देखो बच्चों, जब भी कभी हम कोई वायर दिखाएंगे, ये हमारा एंड रूल होता है जनरली। ये हमारा एंड रूल होता है, क्योंकि देखो जब हमने सोलेनॉइड बना दिया, सोलेनॉइड का मतलब होता है बेटा किसी भी मैग्नेट मटेरियल पर तार को लपेटकर इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करना। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब है जैसे जैसे आप धारा का मान बदलेंगे इसमें चुंबक तो बदल जाए। एक स्थिर मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, जो स्पीकर स्पीकर में नहीं लगी रहती वो परमानेंट मैग्नेट है, इसमें चुंबकता और लंबे समय तक बना रहेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देखा होगा कि हाँ सर मोटर में ना हम बाइंडिंग कर रहे थे, हाँ सर जनरेटर में हम बाइंडिंग करते हैं। तो बेटा वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो अगर हम सोलेनॉइड बनाएं, सोलेनॉइड ये हमारा स्टील, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इनका कोई मटेरियल है, इस पर तार लपेट दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो जब हम सोलेनॉइड तैयार करते हैं तो सोलेनॉइड बड़े बड़े आ जाते हैं। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम दूर से देखते हैं, अगर ये रखा है तो मुझे इसका यही साइड दिखाई देगी, ये थोड़ा ही दिखाई दे रही है। मतलब एक समय पर मैं अगर फोकस कर रहा हूं तो मैं एक ही तो साइड को देख पाऊंगा। तो बेटा इसीलिए हमने सोलेनॉइड में डायरेक्शन निकालने के लिए एंड रूल बनाए, एंड रूल। और हमने कहा कि अगर यहां पर करंट मुझे क्लॉकवाइज दिखा, ये क्लॉकवाइज दिखा, तो मैं ये कहूंगा जी ये साउथ पोल है। और यदि मुझे यहां पर जो करंट है वो ऐसे चल रहा है, तो मैं तुरंत कहूंगा जी ये नॉर्थ पोल है। ये एंड रूल है। और बेटा किसके लिए है? देखिए ये सोलेनॉइड के लिए। ठीक है, याद रहेगा? इतना मुश्किल है क्या? क्लॉकवाइज है तो आपको सपोज ये पूछ लिया कि एंड रूल में यदि किसी भी कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज बह रहा है तो वो चुंबक का कौन सा सिरा कहलाएगा? ये रहा साउथ और ये है नॉर्थ। कब? एंटी क्लॉकवाइज। फिर देखो एक और होता है बेटा, कॉर्क स्क्रू रूल। देखो कॉर्क स्क्रू रूल है, हाँ बिल्कुल। कॉर्क स्क्रू रूल क्या है? अभी इसके पास बेचारे के स्क्रू ड्राइवर होगा और स्क्रू भी होगा। अरे पेंच और पेंचकस। तो जब आप इस मान लीजिए ये बोर्ड ही लगाना था मुझे, तो ये पेंचकस मुझे टाइट करना है, ये वाला ये, तो मैं इस पे रख के कैसे घुमाऊंगा? क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो दीवार के अंदर जा रहा है ना भाई। तो क्रॉस कॉर्क स्क्रू रूल में ये याद रखना कि अगर हम क्लॉकवाइज इसको घुमाते हैं तो करंट अंदर जाता है। तो क्रॉस को हम लेते हैं कुछ ऐसे कि भैया ये दर्शाता है करंट इनसाइड। और बेटा जब इसे हमें उतारना है, ये दीवार के अंदर उतारना है, इसे कैसे घुमाऊंगा मैं?
एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर इसे उतारना है तो ये आता है डॉट, और इसका मतलब है पोलैरिटी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसका मतलब आएगा कि करंट हमारा जाएगा आउटसाइड। मतलब ये वो नियम है जिनके बिना मशीन बनेगी ही नहीं। फिर फैराडे के नियम ने जो कहा है उसको हमेशा दिमाग में रखो। फैराडे ने क्या कहा है कि जब कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को काटता हो, या मैग्नेटिक फील्ड उस कंडक्टर को काटता हो, या दोनों में एक दूसरे के सापेक्ष में कुछ परिवर्तन होता हो, तो कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। हमेशा याद रखना बेटा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है वो हमेशा कंडक्टर में ही होगा। कभी तुम सोचो सर चुंबक है तो मैग्नेटिक फील्ड में हो जाएगा, नहीं, कंडक्टर में ही होगा। तो इसी चीज को समझने के लिए, इनका यूज करने के लिए क्रॉस और डॉट का, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो बेटा आप डीसी मशीन का एबीसीडी सीख ही नहीं सकते। अब देखो इसका इस्तेमाल कैसे हम लोग करेंगे। जैसे मान लिया आपको समझाने के लिए हमने ये पहले ही दे दिया एन और एस, जबकि ये नहीं देता। समझाने के लिए एन और एस दे दिया। बेटा यहां से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ये निकलेगी बाहर नॉर्थ से, और एंटर करेगी देखो फिर से साउथ, यही तो होगा। और नॉर्थ से इस तरफ बाहर निकल कर ये साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन नॉर्थ से निकलकर साउथ पर जाती है। और चुंबक के अंदर कैसे होती है, हमेशा साउथ से नॉर्थ की ओर बहती है। ये बताइए कि यहां पर जो पोलैरिटी है बेटा ये क्लॉकवाइज दिख रही है, और बच्चों क्लॉकवाइज का जो मतलब है ये तो क्रॉस है। तो हम क्या कहेंगे कि इस तरफ पूरे पर लगे हुए हैं क्रॉस। ओके जी। और बेटा ये अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका मतलब क्या है जी, एंटी क्लॉक, तो इसका मतलब है इधर लगे होंगे डॉट। इसका मतलब ये है। तो एक बात बताइए कि इस चुंबक के बाहर पर जो भी ये है ये हवा है, और ये जो अंदर ये है ये इस चुंबक का अंदर वाला हिस्सा कैसे डिसाइड हुआ। ये इसलिए तो डिसाइड हुआ क्योंकि ये वाला कॉमन हिस्सा है। क्योंकि ये वाला कॉमन हिस्सा है। कॉमन का मतलब है कि दोनों, ये पूरा जो बीच का है ये सेम मटेरियल से जुड़ा हुआ है। अब इसे जरा देखो, डीसी मशीन पढ़ते हो बेटा आप, थोड़ा सा बता दो आपको ये। डीसी मशीन में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो स्टेटर में बनाते हैं। तो स्टेटर बनाना है, ये बना दिया जी हमने डीसी मशीन का। हमने वाइंडिंग वाइंडिंग की, बाइंडिंग देखिए हमने कैसे की कि ये है क्रॉस, यहां पर भी क्रॉस, और बच्चों इस तरफ डॉट। इसका मतलब है कि क्रॉस से हम तार को यानी कि धारा को अंदर ले गए, और डॉट से बाहर, यानी तार को हमने ऐसे ऐसे लपेटा यहां से, जैसे इसे समझिए जरा, यहां से अंदर यहां से बाहर, यहां से अंदर यहां से बाहर, ऐसे हमने तार को लपेट दिया।
अब ये बताइए मुझे कि क्रॉस पर किस तरह की पोलैरिटी होती है। क्लॉकवाइज तो चलिए बनाते हैं, देखो। देखिए क्लॉकवाइज पोलैरिटी के आप यही समझ पाओगे क्या कि ये बेटा क्लॉकवाइज तो यही हुई। अच्छा जी, और बेटा एंटी क्लॉकवाइज देखिए डॉट पर। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में चल रहा है जी। तो बेटा हमें यहाँ डीसी मशीन में कॉर्क स्क्रू रूल का इस्तेमाल करके किस तरफ नॉर्थ बनाना है, किस तरफ साउथ बनाना है। क्यों, देखो आपको खुद ये समझना चाहिए, आज तक ऐसी कोई मशीन आपने देखी है क्या जिस पर नॉर्थ और साउथ लिखा हो अंदर। नॉर्मली पंखे वंखे जनरेटर जितने भी देखते हो सब पे वाइंडिंग है, नॉर्थ साउथ लिखा नहीं है। लेकिन बेसिक नियम का इस्तेमाल करके आपको कैलकुलेट करने हैं, आपको फाइंड आउट करना है। तो हमने कहा चलिए ठीक है जी। आप मुझे ये बताइए, आपको अभी एक चीज सिखाई है कि जो भी कॉमन हिस्सा होगा वो अंदर वाला होगा, और जो भी हिस्सा चुंबक का हवा में खुलेगा वो बाहर वाला होगा। मुझे एक बात बताइए, कॉमन का मतलब हुआ ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला कॉमन मतलब ये सेम ही तो है पूरा, देखो ये वाला है। ठीक है, ये रखा था यहां पर रोटर। ये बताइए, ये तो पूरा का पूरा हवा है, यहां तो ये खुला है तो हवा है भाई। तो अपना बेसिक को कभी भूलिएगा मत। चुंबकीय क्षेत्र में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ से निकलकर साउथ पर ही जाएंगी, यानी कि हवा में नॉर्थ से साउथ होनी चाहिए। ये हवा थोड़ा, ये तो चुंबक का अंदर का हिस्सा है, ये वाला ये हवा नहीं है भाई, ये तो चुंबक का अंदर का हिस्सा है। हवा तो ये है। तो बेटा यहां पर ये कहलाएगा नॉर्थ। कहां से कहां भेजे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहां से निकलेगी भैया, देखो ना इधर से इधर गई है, तो ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ये बनती है डीसी मशीन। अब देखो, जैसे आप एक बात बताइए कि हमारे पास में फ्लेमिंग के नियम है। हमारे पास में फ्लेमिंग के नियम क्या है, दो नियम है बेटा, एक लेफ्ट हैंड रूल और एक राइट हैंड रूल। तो जब हम लेफ्ट हैंड रूल बनाते हैं तो लेफ्ट हैंड रूल हमारा ये है, बेटा ये क्या है, फोर्स या मोशन लिख दें। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाले। बेटा ये वाली क्या है, करंट। ये हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। अगर हम लोग राइट हैंड रूल बनाएं तो ये मोशन या फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और बेटा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ये सिर्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, ये इंड्यूस्ड करंट भी है। इंड्यूस्ड होने वाली ईएमएफ या इंड्यूस्ड होने वाला करंट, ये जो करंट है ये कनेक्टेड करंट है, यानी कि जो हम दे रहे हैं कि ये है गिवन करंट। भाई मोटर में तो आप सप्लाई देंगे ना, और जनरेटर में उत्पन्न हो गया। हमने ये कहा जी चलो ये जनरेटर है, अगर बेटा यहां पर वाइंडिंग हमने क्रॉस की है और यहां पर डॉट, तो हमें ये देखना है कि ये जनरेटर किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा।
ये बताइए कि जनरेटर के चलने की दिशा हम लोग किससे निकालेंगे? राइट हैंड रूल। अपने अंगूठे को, पहली फिंगर और दूसरी को एक दूसरे के परपेंडिकुलर फैलाएं तो ये फोर्स या मोशन, पहली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड और ये इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ या करंट को बताता है। हमने कहा ठीक है सर, यहां लगा के देखते हैं हम लोग। हमने लिया कि मैग्नेटिक फील्ड ये होनी चाहिए जी, तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ये है बेटा। क्रॉस का मतलब करंट अंदर की तरफ दिखना चाहिए, तो अंदर की तरफ मतलब ये ऐसे। तो ये बताओ ये थंब कैसे है? नीचे। तो हमें यहां पर जो फोर्स मिल रहा है, फोर्स मिला नीचे। ठीक है जी। अगर किसी की इच्छा ये हो कि सर अगर हम लोग बाहर की तरफ देखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन यही तो गई है बाहर की तरफ, मतलब कि डॉट का मतलब बाहर। तो ये बताओ ये थंब कैसे दिखा? ऊपर। ठीक है। तो भैया ये बताइए, क्या ये जनरेटर ऐसे चल रहा होगा? ये मेरा जनरेटर चल रहा है। ये जो नियम आपको सिखाए गए हैं सिर्फ रटाने के लिए नहीं सिखाए गए, ये मशीन बनाने के लिए सिखाए गए। कि ये अब ऐसे थोड़े कि भाई ये पढ़ा दिया तुम्हें और पता ना हो। इन्हें लगाकर कैसे आपको जनरेटर की डायरेक्शन, मोटर की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, इसलिए आपको ये नियम सिखाए। ठीक है जी। तो इसे जरा एक बार अपने दिमाग में फिर से मेमोराइज करो। नियम लगा के देखो कि इसे लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। देखो भाई, बाइंडिंग का ये क्रॉस है, ये डॉट है। आपको ये देकर ये भी पूछा जा सकता है कि जनरेटर किस डायरेक्शन में चल रहा होगा या मोटर किस डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ये जो नियम हमने सीखा है, जैसे क्या क्या है, एंड रूल है, कॉर्क स्क्रू रूल है, लेंज लॉ है, फ्लेमिंग लाइट और लेफ्ट हैंड रूल है। भाई ये इसलिए तो सिखाए जाते हैं कि बच्चे को डायरेक्शन हो, ईएमएफ हो, ये निकालना आना चाहिए ना। एक राइट हैंड थंब रूल है दोस्त। राइट हैंड फ्लेमिंग का नियम अलग है और राइट हैंड थंब रूल अलग, जिसे नॉर्मली आप हेलिक्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये नियम ये कहता है कि यदि हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड में इस प्रकार से पकड़े कि थंब करंट की डायरेक्शन में हो, राइट ना, ये जो पॉइंट है ना, ये करंट के बहने की दिशा। यदि हम किसी भी धारा प्रभावित तार को अपने हाथ में हम ऐसे देखें कि भाई ये थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में है, तो हमारी ये जो फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को एंक्लोज्ड करेगी। तो अगर इस पे कोई पूछ लें कि इस कंडक्टर में अगर धारा ऐसे बह रही है, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है वो कैसे हैं बेटा? ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ऐसा जैसे इस पे एक सर्कल ऐसे घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, लाइंस का। ये इससे विपरीत भी वैलिड है। यदि थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता हो तो ये फिंगर करंट की डायरेक्शन में एनक्लोज्ड कर जाएंगी। तो राइट हैंड थंब रूल का
ट्रांसफॉर्मर में बहुत ज़्यादा यूज है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब ऐसे ही नहीं कि मशीन कहीं से भी उठ के आ जाए। मशीन एक ऐसी व्यवस्था है जो हमें रिसर्च करके वैज्ञानिकों ने नियम दिए हैं, उनको बस ढालना है। जैसे जनरेटर मिला, हमने कहा देखो सर हमारे पास सिर्फ ये नियम है, कुछ नहीं है, सामान खरीद के लाना, इकट्ठा करना है। सर फ्लेमिंग ये फेराडे ने ये कहा कि जब भी चुंबक कंडक्टर को काटेगी तो कंडक्टर में बिजली बनेगी। सर एक चुंबक खरीद के लाते हैं ना, सर एक कंडक्टर खरीद के लाना है सर, जिससे कम फोर्स में घूमने लग जाए या काटने लग जाए, ऐसी व्यवस्था करनी है। तो जनरेटर में आपने कहा कि एक वाइंडिंग कर दिया, वाइंडिंग मतलब तार कर दिया, एक चुंबक उत्पन्न कराने के लिए व्यवस्था कर दो, पानी से या स्टीम से उसे घुमाने की व्यवस्था कर दी, बन गई बिजली और हो गया फैराडे के नियम का संतुष्टि। तो कल हम आपको ट्रांसफॉर्मर का एक सेशन सिखाएंगे। आज के लिए बहुत पढ़ा दिया आपको। जिन बच्चों का एनएचपीसी का एग्जाम है वो कल मॉर्निंग में 7:30 आकर पेपर जरूर दें। मॉर्निंग में 7:30 एनएचपीसी के लिए एक डेमो पेपर, एक सैंपल पेपर रखा है और उसमें मैकेनिकल पोर्शन के भी सवाल है जिस रेशियो में आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एनएचपीसी में जनरल इंजीनियरिंग के मैकेनिकल पोर्शन और सिविल वाले सवाल आते हैं, तो जिन्होंने फॉर्म भरा हो वो आकर उस पेपर को दे सकते हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इस बैच की जो रेगुलर क्लासेस है वो हमारी 22 तारीख सुबह 9 बजे, हाँ 9-9:10 पे ये रेगुलर क्लासेस पहले टेक्निकल से शुरू हो जाएगी। और इस बैच की जो क्लास की टाइमिंग है वो इस प्रकार से रखी जाएगी कि आप 1 बजे तक फ्री हो जाए, 12-1 बजे तक, ताकि शाम का जो समय है वो आपको अपने रिवीजन वगैरह का मिल जाए। तो 9-9:15 तक मैं पहली क्लास अपनी शुरू करूंगा, 10-15 मिनट का ब्रेक लूंगा, आस्ता वास्ता हो जाएगा मेरा। तो 9-9:15 से मैं स्टार्ट करूंगा अपने सेशन को। शुरुआत में 2 आवर प्योरली डेडिकेटेड टेक्निक क्लास और एक क्लास हमारी नॉन टेक की। तो ये हमारा बैच की जो शुरुआत है वो 22 से है। और बाकी जिन लोगों को संदेह हो एकेडमी पर, सिलेक्शन पर या हमारे ऊपर भी, वो बेटा चैनल की विजिट जरूर करें, वेबसाइट की विजिट जरूर करें, एप्लीकेशन की विजिट जरूर करें, आपका संदेह दूर हो जाएगा। एक बात और बता दूं, जो बच्चे नए हैं, पुराने वाले तो ये पके हुए हैं, खैर पुराने वालों को है भी भरोसा बढ़िया है, नए वाले जो होते हैं उनका भरोसा थोड़ा कम रहता है। तो ये बता दूं कि भाई डेमो क्लास अगर हमने दी है, मशीन भी हमने दी है, पावर भी हम ही पढ़ाएंगे, मेजरमेंट हमारा रहेगा और बेसिक हमारा रहेगा। जो हमारा फील्ड के सब्जेक्ट है जो हम देहरादून पढ़ाते थे वो सारे विषय हमारे यहाँ भी एज इट इज रहेंगे। तो मैक्सिमम जो सिलेबस चलेगा वो मेरे और शैलेंद्र सर के ही विषय होंगे। जैसे शैलेंद्र सर के भी 5-6 सब्जेक्ट है आपके, जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल है, बेसिक एनालॉग है, डिजिटल है, माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो कंट्रोलर है, और आपका बेसिक कम्युनिकेशन है बेसिक कम्युनिकेशन है। अब बेसिक सिविल यूपीपीसीएल में डेफिनेटली आएगा और बेसिक मैकेनिकल। तो बेसिक सिविल जैसा आपको आता है वैसा हमें भी आता है, तो हम उसे पढ़ा ही नहीं सकते। बेसिक सिविल के लिए आपको सिविल वाले अध्यापक पढ़ाएंगे और बेसिक मैकेनिकल। बाकी मशीन पावर, आपका मेजरमेंट, आपका ये कौन सा बेसिक इलेक्ट्रिकल, आपका नेटवर्क और आपका पीएलसी, स्काडा, मैटलैब एंड सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका लैब व्यू आ जाता है, होमर आ जाता है, ये सब रहेंगे मेरे सब्जेक्ट। तो अपना फॉर्म प्रॉपर भर के जो भी एडमिशन की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करो और जम के अपना मेहनत करो और तैयारी पे लगो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।